Chip War. The Fight for the World's Most Critical Technology. Book by Chris Millera. Introduction. 1940 के दशक में कंप्यूटर इतने बड़े होते थे कि उस मशीन से पूरा कमरा भर जाता था और सिंपल मैथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी घंटों लग जाते थे। लेकिन आज आपके पॉकेट में जो स्मार्टफोन है वो पलक झपकते ही और एक ही टच में सैकड़ों एप्लीकेशन खोल सकता है। सेमीकंडक्टर की डिस्कवरी के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। इसने पूरी दुनिया में इकॉनमी, कल्चर और पॉलिटिक्स को बदल दिया है। इस समरी में आप सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के एवोल्यूशन के बारे में जानेंगे। दुनिया की सबसे पहली चिप यूएस में बनाई गई थी और नासा ने उसे मिलिट्री में यूज किया था, तभी से चिप बनाना एक ग्लोबल इंडस्ट्री बन गई है। आप ये भी जानेंगे कि ताइवा, जापान, साउथ कोरिया और नेदरलैंड्स जैसे देशों में चिप मेकिंग में इजाफा हुआ है। आप सेमीकंडक्टर सेक्टर के करंट स्टेट के बारे में भी जानेंगे। ये चाइना और यूएस के बीच ट्रेड वॉर का सेंटर है। आप ताइवान के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे कि कैसे वहां एक वॉर हमारी लाइफ पर असर डाल सकती है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री मॉडर्न सोसाइटी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये स्मार्टफोन से लेकर कार तक सबको पावर देती है। सेमीकंडक्टर की हिस्ट्री और पॉलिटिक्स आज के इंटरनेशनल रिलेशन को डिफाइन करती है। ये समरी आपके लिए एक मज़ेदार जर्नी साबित होगी जो आपको चिप वॉर की तह तक लेकर जाएगी। कोल्ड वॉर चिप्स। वर्ल्ड वॉर टैंक, एरोप्लेन, तोप और बॉम्ब की लड़ाई थी। ये एक इंडस्ट्रियल वॉर थी जहां सारी पार्टीज कोयला और स्टील पर अपनी पकड़ बनाने के लिए होड़ कर रहे थे और ये कंडीशन यूएसए के लिए एकदम परफेक्ट थी। एक वर्ल्ड लीडर बनने की तैयारी में यूएस ने इतने टैंक बनाए थे जितने एक्सिस पावर मिलकर नहीं बना पाए थे। ब्रिटेन, चाइना और सोवियत यूनियन अपने इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए यूएस पर डिपेंडेंट हो गए थे। यूरोप ने जंग के समय की कामयाबी को हासिल की गई टेरिटरी यानी इलाके और मारे गए लोगों की संख्या से नापा था। वहीं यूएस ने इसे आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, तांबा और तेल के टर्म्स में नापा था। अपने हथियार डालने से पहले जापानीज हीट सीकिंग मिसाइल पर काम कर रहे थे। ये फ्यूचर की एक झलक थी जहां जंग टेक्नोलॉजी के जरिए जीती जा सकती थी, लेकिन ये पहली बार नहीं था जब किसी जंग में कंप्यूटिंग को यूज किया गया था। 1945 में पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी ने यूएस आर्मी के लिए कंप्यूटर एनियाक बनाया। इसका इस्तेमाल ये कैलकुलेट करने के लिए किया गया था कि आर्टिलरी यानी तोपों को कैसे निशाना बनाया जाए। एनियाक 18,000 वैक्यूम ट्यूब के नेटवर्क पर काम करता था। वैक्यूम ट्यूब के अंदर एक ग्लास केस में एक मेटल फिलामेंट होता था, जैसा लाइट बल्ब में होता है। इसमें करंट को ट्यूब से कनेक्ट करके इसे ऑन या ऑफ किया जा सकता था। शुरुआती दौर के प्रोग्रामर्स ने इस ट्यूब को इस तरह से कोड किया था जो 1 दबाने से ऑन हो जाता था और 0 दबाने से ऑफ हो जाता था। ये उस बाइनरी कोड जैसा ही था जो हम आज देख रहे हैं। ये वैक्यूम ट्यूब बहुत बड़े होते थे और इसमें बड़े पैमाने पर एनर्जी लगती थी। बेल लैब्स में एक फिजिसिस्ट विलियम शॉकली का मानना था कि वैक्यूम ट्यूब्स की जगह सेमीकंडक्टर को यूज किया जा सकता है। सेमीकंडक्टर ऐसा मटेरियल होता है जो कुछ खास कंडीशन में ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम सबसे फेमस सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं। वॉल्टर ब्रेटन एंड जॉन बार्डीन बेल लैब्स में विलियम के को-वर्कर्स थे। 1947 में उन्होंने सेमीकंडक्टर पर बेस्ड एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 2 गोल्ड प्लेट को एक पावर सोर्स से कनेक्ट किया और उन्हें जर्मेनियम के एक ब्लॉक के ऊपर रखा। इस सेटअप के साथ ब्रेटन और बार्डीन सेमीकंडक्टर में करंट को कंट्रोल कर सकते थे। इस नए डिवाइस को ट्रांजिस्टर का नाम दिया गया। विलियम ने ब्रेटन और बार्डीन के इस रिसर्च को आगे बढ़ाया। इससे उन्हें पता चला कि ट्रांजिस्टर को एक स्विच के तौर पर यूज किया जा सकता है। इसका मतलब था कि कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स को ट्रांजिस्टर से बदला जा सकता था। वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करने से कम जगह लगती है, लेकिन हजारों ट्रांजिस्टर को आपस में जोड़ना बड़ा पेचीदा और मेहनत का काम था। लेकिन टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स के एक इंजीनियर जैक किल्बी ने इस मुश्किल को हल कर दिया। किल्बी को एहसास हुआ कि वो वायर को एफिशिएंट तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते थे। इसके बजाय उनका सुझाव था कि ट्रांजिस्टर को सेमीकंडक्टर मटेरियल के एक ब्लॉक पर असेंबल किया जाना चाहिए।
इस डिवाइस को इंटीग्रेटेड सर्किट आई कहा गया। आज हम आई को चिप के तौर पर जानते हैं। कोल्ड वॉर के दौरान चिप्स यूएस और सोवियत यूनियन के बीच के मुकाबले को डिफाइन करने वाले थे। बॉब नॉइस ने फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर नाम की एक टेक कंपनी की नींव रखी और उन्हें किल्बी के आइडिया में बहुत पोटेंशियल नजर आया। बॉब ने पतले मेटल वायर को सेमीकंडक्टर ब्लॉक पर बिछाने के लिए एक मेथड यूज किया जिसे प्लानर प्रोसेस कहा जाता था। ट्रांजिस्टर को वायर के साथ अटैच करने के बजाय वो एक ब्लॉक पर ही कई ट्रांजिस्टर बना सकते थे। फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर की शुरुआत 1957 में हुई थी। 1960 के शुरुआती दशक में यूएस और सोवियत यूनियन के बीच स्पेस ट्रेवल को लेकर कंपटीशन शुरू हो गया था। उस समय सोवियत यूनियन का स्पेस प्रोग्राम नासा से ज्यादा एडवांस हुआ करता था। यूएस गवर्नमेंट को तेजी से उभरती सी इंडस्ट्री में मौका नजर आ रहा था। बॉब के एडवांस चिप्स नासा के रॉकेट को इम्प्रूव करने में अहम भूमिका निभा सकते थे। नासा के सबसे बड़े चैलेंज में से एक था अपोलो स्पेसक्राफ्ट के लिए ऑनबोर्ड कंप्यूटर डेवलप करना। वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर बहुत बड़े और भारी भरकम थे। जो डिवाइस नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर लेकर गया था उसमें आईक यूज किया गया था और उसने करीब 1 क्यूबिक फुट जगह ली थी। वर्ल्ड वॉर 2 एरा एनियाक 1000 गुना ज्यादा बड़ा था। नासा बॉब नॉइस का पहला बड़ा कस्टमर था। अब क्योंकि वो एक अकेले क्लाइंट से मिलियंस कमा रहे थे तो दूसरों के लिए प्राइस कम कर सकते थे। दिसंबर 1961 में आईक को $120 में बेचा गया और अक्टूबर 1962 में इसे $15 में बेचा गया। नॉइस की सक्सेस ने बाकी चिप मैन्युफैक्चरर्स के लिए मौके पैदा कर दिए थे। इंटीग्रेटेड सर्किट को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में प्लग किया जा सकता था। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स के प्रेसिडेंट पैट हैगर्टी को एहसास हुआ कि मिलिट्री इन डिवाइसेज को यूज कर सकती है। 1962 में यूएस एयर फोर्स अपने मिनटमैन मिसाइल के लिए एक गाइडेंस सिस्टम ढूंढ रहे थे। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला जिन्होंने वादा किया था पहले से हल्का और ज्यादा एक्यूरेट हथियार बनाने का। 1964 तक कंपनी ने एयर फोर्स को 1 लाख आईक बेच दिए थे। उस समय टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स को इनोवेशन के लिए जाना जाता था। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था छोटे ट्रांजिस्टर बनाना। 1950 में मैन्युफैक्चरर्स ने सिलिकॉन पर वैक्स लगाया और बाकी को केमिकल्स से धो दिया। जैसे जैसे ट्रांजिस्टर छोटे होते गए वैक्स को सही शेप देना और मुश्किल होता गया। 1958 में टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स ने जे लैथरोप को हायर किया। लैथरोप ट्रांजिस्टर बनाने के लिए वैक्स को शेप देने की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जाने जाते थे। 1957 में उन्होंने डिस्कवर किया कि वो सेमीकंडक्टर मटेरियल पर वायर्स को प्रिंट कर सकते हैं। लैथरोप ने लेंस पर एक पैटर्न ड्रॉ किया और लाइट को उसके आर पार फोकस किया। इस पैटर्न को ट्रांजिस्टर के छोटे से स्केल के जितना छोटा किया जा सकता था। लैथरोप ऐसे ट्रांजिस्टर बना सकते थे जिनमें 0.0005 इंच जितने छोटे फीचर्स हो सकते थे। शुरुआत में उन्होंने इस प्रोसेस के लिए कोडैक द्वारा बनाया गया फोटोरेसिस्ट केमिकल्स यूज किया। लैथरोप को हायर करने के बाद टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स ने फोटोलिथोग्राफी के लिए अपना खुद का केमिकल बनाना शुरू किया। इस टेक्निक के लिए अल्ट्राप्योर सिलिकॉन की जरूरत थी जो तब कोई भी कंपनी नहीं बेचा करती थी, इसलिए टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स ने सिलिकॉन वेफर भी बनाना शुरू कर दिया। उन दिनों चिप्स सिर्फ मिलिट्री और स्पेस प्रोग्राम के लिए ही यूज होते थे, लेकिन बॉब नॉइस जानते थे कि एक दिन ये चिप्स कंज्यूमर मार्केट का हिस्सा जरूर बनेंगे। यहाँ तक कि उनके मौजूदा चिप्स भी हियरिंग एड यानी सुनने की मशीन जैसे कंज्यूमर प्रोडक्ट में यूज किए जा सकते थे। इसमें चैलेंज था कि कॉस्ट को इतना कम कर दिया जाए कि आम आदमी भी उन्हें अफोर्ड कर सके। फेयरचाइल्ड के रिसर्चर्स, जिन्हें गॉर्डन मोरे लीड कर रहे थे, आम आदमी को चिप्स इंट्रोड्यूस कराने वाले पहले शख्स थे। 1965 के एक आर्टिकल में मोरे ने प्रेडिक्ट किया था कि आईक पर कंपोनेंट के नंबर हर साल डबल होते जाएंगे। ट्रांजिस्टर का प्राइस घटेगा जबकि कंप्यूटिंग पावर बढ़ेगा। आज इस प्रेडिक्शन को मूर्स लॉ कहते हैं। इसके बाद कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में तेजी आई। 1966 में एक कंप्यूटर कंपनी
बरोज ने फेयरचाइल्ड से 20 मिलियन चिप्स ऑर्डर किए। ये अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज किए गए आइक के नंबर से 20 गुना ज्यादा था। लीडरशिप लॉस्ट। अपने शुरुआती दौर में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर अमेरिकन कंपनियों का दबदबा था, लेकिन 1970 के आखिरी दशकों में जापान अमेरिकन के खिलाफ एक चैलेंजर बनकर उभरा। तोशिबा और नेक जैसी कंपनियां टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स और इंटेल से कस्टमर्स चुराने लगी। अमेरिकन चिपमेकर्स जापानीज कंपनीज का मजाक ये कहकर उड़ाया करते थे कि उन्हें बस कॉपी करना आता है। उस समय सेमीकंडक्टर को मेनली ड्रैम मेमोरी चिप्स बनाने में यूज किया जाता था। अमेरिकन कंपनियां तब इस एरिया में इनोवेशन में सबसे आगे थीं। कॉपी करने का इल्जाम पूरी तरह से झूठा नहीं था। 1981 में हिटची का एक एम्प्लॉई जून नरूसे चुपके से एक सीक्रेट प्रत विटनी फैसिलिटी में दाखिल हुआ। नरूसे ने अमेरिकन कंपनी के लेटेस्ट कंप्यूटर का डिजाइन चुरा लिया, लेकिन बाद में उसे FBI ने पकड़ लिया था। इसके बाद कई और हिटची एम्प्लॉयीज गिरफ्तार किए, लेकिन HP के रिचर्ड एंडरसन जापानीज कंपनियों में एक बड़ा खतरा देख रहे थे। उन्होंने जब अमेरिका के बने हुए चिप्स के खिलाफ इनके प्रोडक्ट को टेस्ट किया तो पाया कि जापान की तुलना में US के सबसे बेस्ट चिप्स के फेल होने की संभावना 4 गुना ज्यादा थी। आकियो मोरिता जैसे सोनी के फाउंडर चीप कॉपी बनाने के लिए जापान के रेप्यूटेशन को तोड़ रहे थे। मोरिता के सोनी ट्रांसिस्टर रेडियो अमेरिकन प्रोडक्ट का हाई क्वालिटी का अल्टरनेटिव था। जापान कई अमेरिकन इंडस्ट्रीज को चैलेंज कर रहा था, कार से लेकर स्टील तक। 1979 में जापानीज इनोवेशन का एक जबरदस्त एग्जाम्पल सामने आया। सोनी 5 एडवांस्ड इंटीग्रेटेड सर्किट के साथ वॉकमैन म्यूजिक प्लेयर रिलीज किया। इसके चिप्स सोनी ने ही डिजाइन और मैन्युफैक्चर किए थे। दुनिया भर में करीब 385 मिलियन वॉकमैन बिके थे। जापानीज चिपमेकर्स के पास सिर्फ इनोवेशन ही अकेला एडवांटेज नहीं था, उनके पास एक सुरक्षित डोमेस्टिक मार्केट भी था। जापानीज कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां सिर्फ लोकल मैन्युफैक्चरर से ही चिप्स खरीदते थे। अमेरिकन कंपनियां भी जापान से चिप्स खरीद रही थी। दूसरी तरफ अमेरिकन चिपमेकर्स अपने प्रोडक्ट को जापानीज मार्केट में नहीं बेच पा रहे थे। जेरी सैंडर्स ने एक अमेरिकन सेमीकंडक्टर कंपनी एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस की शुरुआत की। उन्होंने नोट किया कि जापानीज कंपनियों को सस्ते फंड भी मिल रहे थे। जापानीज कंपनियों को 6% से 7% इंटरेस्ट पर पैसा उधार मिल जाता था, जबकि US इंटरेस्ट रेट 21.5% तक पहुंच जाता था। 1970 का सबसे पॉपुलर चिप डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी DRAM था, जिसे सबसे पहले इंटेल ने बनाया था। 1980 तक इंटेल के पास DRAM मार्केट का सिर्फ 1.7% हुआ करता था, लेकिन इस पर भी जापानीज कॉम्पिटिटर्स ने कब्जा जमाना शुरू कर दिया जो ज्यादा इन्वेस्ट करना अफोर्ड कर सकते थे। जैसे एग्जाम्पल के लिए तोशिबा के रिसर्च का खर्च एक ही दशक में 3 बिलियन येन से बढ़कर 75 बिलियन तक पहुंच गया था। DRAM और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स अकेले नहीं थे जो जापानीज कॉम्पिटिशन का सामना कर रहे थे। 1981 में एक अमेरिकन कंपनी GCA फोटोलिथोग्राफी इक्विपमेंट में वर्ल्ड लीडर बनकर उभरी। उनके लीडिंग प्रोडक्ट्स में एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए स्टेपर्स नाम का कंपोनेंट यूज किया जाता था। 1980 के मिडल तक GCA स्ट्रगल कर रही थी। 1984 से 1986 के दौरान लिथोग्राफी इक्विपमेंट की ग्लोबल डिमांड में 40% तक की गिरावट आ गई थी। ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स ठीक से मैनेज नहीं कर पा रही थी। GCA के CEO मिल्ट ग्रीनबर्ग ने अपने मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कुछ रिस्की इन्वेस्टमेंट किए। पहल GCA ने जापानीज कंपनी नाइकॉन के साथ पार्टनरशिप की जो GCA के फोटोलिथोग्राफी इक्विपमेंट के लिए लेंस बनाया करती थी, लेकिन बाद में GCA ने न्यूयॉर्क बेस्ड एक नया लेंस मेकर ट्रोपल खरीद लिया। फोटोलिथोग्राफी से बाहर निकलने के बजाय नाइकॉन ने अपनी मशीनें खुद का फैसला किया। 1980 के बीच का दशक आते आते स्टेपर्स GCA द्वारा बनाए गए स्टेपर्स से कहीं बेहतर थे। यहाँ तक कि IBM जैसी अमेरिकन कंपनियां भी नाइकॉन स्टेपर्स यूज करने लगी। इसके अलावा GCA की तुलना में नाइकॉन ज्यादा अच्छा कस्टमर सर्विस दे रहा था।
इन डेवलपमेंट्स के बाद सोनी के आकियो मोरिता ने 1989 में एसे की एक सीरीज पब्लिश की जिसका टाइटल था द जापान दैट कैन से नो। इन एसे में मोरिता ने बताया कि जापान अमेरिका पर डिपेंडेंट नहीं रहा है और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अमेरिका जापान पर डिपेंडेंट हो गया है। 1989 में 1 मेगाबिट सेमीकंडक्टर्स सिर्फ जापान में बनाए जाते थे। ये चिप्स उन हाई प्रिसिशन कंप्यूटर के लिए बेहद काम थे जो यूएस आर्मी यूज कर रही थी। मोरिता के कोथर शिंतारो इशिहारा का कहना था कि जापान कोल्ड वॉर का बैलेंस शिफ्ट कर सकता था। अगर सोवियट्स के पास जापानीज चिप्स होते तो यूएसएसआर अमेरिकन मिलिट्री को हरा सकता था। इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इंटीग्रेटेड वर्ल्ड। जापान इकलौता देश नहीं था जो सेमीकंडक्टर के फील्ड में अमेरिका के दबदबे को चुनौती दे रहा था। 1985 में ताइवानीज गवर्नमेंट ने टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट मॉरिस चंग को ताइवान की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए हायर किया। चंग ने 1987 में ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी TSMC की शुरुआत की। उस वक्त ताइवान पहले से सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को असेंबल करने के लिए जाना जाता था। वो चिप्स लेते थे, उन्हें टेस्ट करते थे और उन्हें सेरामिक या प्लास्टिक पैकेज में रख देते थे। लेकिन ताइवान के पास नए चिप्स को डिज़ाइन और प्रोड्यूस करने के लिए फैसिलिटी नहीं थी। ताइवान की गवर्नमेंट ने चंग का सपोर्ट पाने के लिए कई वादे किए, जैसे कि उन्हें अपने विजन को सच में करने के लिए फ्रीडम और फंडिंग दी जाएगी। ऐसा करना जरूरी भी था क्योंकि चंग पास ऐसा आइडिया था जो इस इंडस्ट्री को बदल सकता था। नए डिज़ाइन वाले चिप को बनाने के प्रोसेस को फैब्रिकेशन कहा जाता है। ट्रांजिस्टर जैसे जैसे छोटे होते गए, फैब्रिकेशन और दा कॉम्प्लिकेटेड और महंगा होता गया। कंपनियों को कॉम्पिटिटिव बने रहने के लिए मिलियंस के हिसाब से चिप्स बनाना पड़ रहा था। चंग ने फाउंड्री नाम की एक कंपनी बनाने का सुझाव दिया जो दूसरों के लिए चिप्स बनाए। इससे फैबलेस फर्म्स बनाने का मौका मिलेगा जो सिर्फ चिप्स डिज़ाइन करेंगी। फाउंड्री प्रॉफिट कमाते हुए काम कर सकती थी जबकि डिजाइनर्स को फैब्रिकेशन में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। इंटेल और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में चंग के कॉलीग्स को उनके इस विजन पर भरोसा नहीं था। ताइवान की गवर्नमेंट ने चंग को TSMC की शुरुआत करने के लिए जितने फंड्स की ज़रूरत थी उसका 48% दिया। वो चाहते थे कि वो एडवांस्ड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हासिल करे। चंग ने डच सेमीकंडक्टर कंपनी फिलिप्स के साथ एक डील फाइनल की। इससे TSMC को $58 मिलियन और फिलिप्स की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी मिली। लेकिन डच फर्म को बदले में इस कंपनी का 27.5% हिस्सा मिला। जब TSMC की फाउंडेशन रखी गई थी तो इसने सेमीकंडक्टर को एक भरोसेमंद मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर दिया। TSMC चिप्स डिज़ाइन नहीं किया, इसलिए इसका अपने किसी कस्टमर के साथ कंपटीशन नहीं था। चंग ने स्टार्टअप कॉस्ट को कम किया जिससे कई दर्जन नई फैबलेस फर्म्स को उभरने का मौका मिला। चिप बनाना अकेला इंटरनेशनल इनोवेशन का एरिया नहीं था। जो इक्विपमेंट्स चिप्स को बनाने के लिए यूज किए जाते थे वो भी इवॉल्व हो रहे थे। 1992 आते आते फोटोलिथोग्राफी में अल्ट्रावायलेट लाइट के इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ने लगी। चिप्स इतने छोटे थे कि रेगुलर लाइट यूज करना मुश्किल था, लेकिन अल्ट्रावायलेट मशीन प्रिसिशन के डिमांड को पूरा करने के लायक नहीं थे। इंटेल के जॉन कैरथर्स ने एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट EUV लाइट यूज करने का आइडिया दिया। इस टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ 13.5 नैनोमीटर होती है। अब जो वेवलेंथ यूज की जा रही थी वो पहले से छोटी थी, जिससे मैन्युफैक्चरर्स चिप्स के ऊपर और भी फाइन डिटेल प्रिंट कर सकते थे। वैसे कई लोगों को लग रहा था कि EUV को बड़े स्केल पर प्रोड्यूस करना इम्पॉसिबल है। लेकिन इंटेल के CEO एंडी ग्रोव ने EUV की फंडिंग के लिए $200 मिलियन अप्रूव कर दिए। कंपनी का इरादा लिथोग्राफी टूल्स बनाना कभी नहीं था, लेकिन इंटेल इस बात को पक्का करना चाहता था कि फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी उनके इवॉल्विंग चिप्स के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। साल 1996 तक इंटेल EUV टूल्स डेवलप करने के लिए US गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप कर चुका था। उस समय कैनॉन और नाइकॉन ऐसी दो जापानीज कंपनियां थी जो फोटोलिथोग्राफी में मार्केट लीडर मानी जाती थी, लेकिन उनका असली कॉम्पिटिटर था एक डच कंपनी ASML। 1884 में
फिलिप्स ने अपने लिथोग्राफी डिवीजन के तौर पर ASML बनाया। अमेरिका जापानीज कंपनियों के साथ डील नहीं करना चाहता था। नाइकॉन और कैनॉन कई US फर्म्स के कॉम्पिटिटर थे। अब क्योंकि ASML नेदरलैंड्स में था तो ये एक न्यूट्रल कंपनी की तरह लग रहा था, और क्योंकि ये फिलिप्स के साथ जुड़ा हुआ था इसलिए ASML ने TSMC के साथ भी रिलेशनशिप बना लिया। इस तरह US गवर्नमेंट के लैब की एडवांस्ड EUV रिसर्च को ASML के साथ शेयर किया गया। नाइकॉन और कैनॉन ने डिसाइड किया कि वो EUV स्पेस में कॉम्पिटिट नहीं कर सकते और ASML दुनिया का इकलौता EUV टूल प्रोड्यूसर बन गया। इंटेल द्वारा यूज किए जाने वाले कंप्यूटर चिप डिज़ाइन स्टैंडर्ड को X86 आर्किटेक्चर कहा जाता है। आज भी ये ज़्यादातर कंप्यूटर में यूज किया जाता है। 1990 में रिस्क नाम का नया डिज़ाइन डेवलप किया गया था। ये ज़्यादा एफिशिएंट था और पावर भी कम यूज करता था, लेकिन कंप्यूटर इंडस्ट्री को चेंज करने के लिए अब बहुत देर हो चुकी थी, जो कि X86 के आसपास बना था। ARM एक ब्रिटिश चिप मैन्युफैक्चरर है जिसकी शुरुआत 1990 में हुई थी। ये रिस्क के प्रिंसिपल्स पर चिप्स बनाते थे। ARM के कंप्यूटर प्रोडक्ट कभी सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन इसके चिप्स उन एरियाज में बहुत पॉपुलर हुए जहां पावर कंजम्पशन मायने रखता था। निंटेंडो ने अपने हैंडहेल्ड वीडियो गेम कंसोल में ARM के चिप्स यूज किए। साल 2000 में स्टीव जॉब्स ने आईफोन के लिए एक प्रोसेसर बनाने के लिए इंटेल को अप्रोच किया। इंटेल ने उनके ऑफर को ये कहते हुए ठुकरा दिया था कि आईफोन फेल हो जाएगा। तो अब जॉब्स ने ARM को अप्रोच किया। ARM का एनर्जी डिज़ाइन स्मार्टफोन के लिए एकदम परफेक्ट था। इस तरह इंटेल ने स्मार्टफोन मार्केट में एंटर करने का मौका हाथ से गंवा दिया। आज लगभग हर स्मार्टफोन में ARM का आर्किटेक्चर यूज किया जाता है। ऑफशोरिंग इनोवेशन 1980 में कंप्यूटर ग्राफिक्स सेमीकंडक्टर स्टार्टअप्स के लिए सबसे अट्रैक्टिव सेक्टर था। AMD और इंटेल X86 आर्किटेक्चर को कंट्रोल करते थे जिस पर ज़्यादातर कंप्यूटर चलते थे। हालांकि स्क्रीन पर इमेज बनाने वाले चिप्स का मार्केट अभी भी बहुत कॉम्पिटिटिव था। पहली फैबलेस फर्म जेपसन टेक्नोलॉजीज ने 1984 में ग्राफिक्स चिप्स बनाने से शुरुआत की थी। एनवीडिया ग्राफिक्स को प्रोसेस करने वाले चिप्स में एक मॉडर्न मार्केट लीडर है। इसकी शुरुआत 1993 में हुई थी। एनवीडिया के को-फाउंडर्स में से एक जेनसेन हुआंग अभी भी इसके CEO हैं। हुआंग ने जब शुरुआत की थी तब उनके कस्टमर्स एडवांस्ड टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते थे। वो सभी ज़्यादातर वीडियो गेम कंपनियां थी। 1990 के दशक में 3D इमेज बनाने के लिए जिस कम्प्यूटेशनल पावर की ज़रूरत पड़ती थी वो बहुत ज़्यादा थी। छोटे एनिमेशन से भी कंप्यूटर फ्रीज हो जाता था। एनवीडिया ने इस काम को हैंडल करने के लिए ग्राफिक्स प्रोसेसर यूनिट्स यानी GPU डेवलप किए। GPU एक बार में कई सिंपल कैलकुलेशन कर सकता है। इसे पैरेलल कंप्यूटिंग कहते हैं। एनवीडिया को एहसास हुआ कि इसकी टेक्नोलॉजी को ग्राफिक्स के अलावा दूसरे फील्ड में भी यूज किया जा सकता है। 2006 में इसने एक सॉफ्टवेयर CUDA रिलीज किया जिससे यूजर्स अपने GPU को प्रोग्राम कर सकते थे। इससे लोग अपने GPU को यूज करके अलग अलग टास्क पूरे कर सकते थे, जैसे कि वेदर फोरकास्ट से लेकर कंप्यूटेशन केमिस्ट्री तक। हुआंग ने CUDA को बनाने में $10 बिलियन से भी ज़्यादा खर्च किए और इसे पब्लिक के लिए फ्री में रिलीज कर दिया, लेकिन ये सॉफ्टवेयर सिर्फ एनवीडिया चिप्स पर ही काम कर सकता था। आज आपको ज़्यादातर डेटा सेंटर में एनवीडिया के प्रोडक्ट मिलेंगे। TSMC इसके ज़्यादातर चिप्स बनाता है। फैबलेस मॉडल नहीं होता तो शायद एनवीडिया भी कभी नहीं बना होता। क्वालकॉम एक और टेक जायंट है जो एक फैबलेस कंपनी के तौर पर स्टार्ट हुई थी। 1970 के दशक में मोबाइल फ़ोन कंपनियों ने एक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड डेवलप किया जिससे अलग अलग मैन्युफैक्चरर द्वारा बनाए गए फ़ोन एक दूसरे से बात कर सकते थे। मोबाइल फ़ोन रेडियो वेव्स यूज़ करके कम्युनिकेट करते हैं। इसमें एक बड़ा चैलेंज था कॉल्स द्वारा यूज की जाने वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी के रेंज को मैनेज करना। इरविन जाकोब्स ने अलग अलग फ्रीक्वेंसी के बीच कॉल को मूव करने का सुझाव दिया। इससे मोबाइल नेटवर्क ज़्यादा कॉल्स को ऑपरेट कर पाता। 1985 में जाकोब्स ने अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए क्वालकॉम की शुरुआत की। तब से लेकर क्वालकॉम मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी के हर नए जनरेशन में कंट्रीब्यूट करता आ रहा है।
इसके पेटेंट इतने रेवोल्यूशनरी हैं कि आप इसके बिना फ़ोन बना ही नहीं सकते। क्वालकॉम ने एक भी चिप बनाए बिना इन्हें बेचकर कई बिलियन डॉलर कमाए हैं। क्वालकॉम और एनवीडिया अपने चिप्स बनाने के लिए ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी TSMC पर पूरी तरह से डिपेंडेंट थे। सेम टेक्नोलॉजी यूज करने वाली दूसरी कंपनी सैमसंग थी। हालांकि सैमसंग भी चिप्स डिज़ाइन करती थी। फर्म्स को ये चिंता थी कि सैमसंग वो चिप डिज़ाइन चुरा सकती है जो इसकी फाउंड्री है के साथ शेयर किए जाते थे। अपने न्यूट्रल पोजीशन के कारण TSMC सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का सेंटर बन गया। ये स्मार्टफोन और कंप्यूटर चिप डिजाइनर्स के लिए पसंदीदा फाउंड्री थी। कई इक्विपमेंट और मटेरियल सप्लायर्स का TSMC सबसे बड़ा कस्टमर भी था। मॉरिस चंग इस नेटवर्क को TSMC का ग्रैंड अलायंस कहते हैं। एक कंपनी जिसे इस बड़े अलायंस से सबसे ज्यादा फायदा हुआ था उसे अपने चिप्स के लिए नहीं जाना जाता है। एप्पल का पहला आईफोन दूसरी कंपनियों के हार्डवेयर पर डिपेंडेंट था। इसमें इंटेल का मेमोरी चिप, वुल्फसन का ऑडियो प्रोसेसर और CSR का ब्लूटूथ चिप था। हालांकि स्टीव जॉब्स को अपने डिवाइस के हार्डवेयर के लिए कई आइडिया आए थे। पहला आईफोन रिलीज होने के बाद उन्होंने पासेमी नाम की एक चिप डिज़ाइन को फर्म खरीदा। उन्होंने 4 एप्लीकेशन प्रोसेसर डिज़ाइन किया जिसे आईफोन 4 में यूज़ किया गया था। एप्पल ने अपने चिप डिज़ाइन को इम्प्रूव करने पर भारी भरकम पैसा खर्च किया। दूसरे फ़ोन स्टैंडर्ड चिप्स पर चलते हैं जो क्वालकॉम जैसी कंपनियों से खरीदे जाते हैं। कस्टम चिप डिज़ाइन की वजह से एप्पल के प्रोडक्ट अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले ज़्यादा स्मूथली चलते हैं। आईफोन के रिलीज होने के 4 साल बाद एप्पल ने ग्लोबल स्मार्टफोन प्रॉफिट का 60% से ज़्यादा कमाया। इन डेवलपमेंट्स के कारण TSMC और उसके कॉम्पिटिटर्स के बीच का गैप और भी बढ़ गया। सैमसंग स्मार्टफोन सेक्टर में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा है, लेकिन सारी अमेरिकन फाउंड्रीज फेल हो चुकी हैं। इकलौती अमेरिकन कंपनी जो अभी तक एडवांस्ड चिप्स बना रही है वो है इंटेल। लेकिन इंटेल भी इनोवेशन के मामले में पीछे रह गया है। 1980 से लेकर अब तक इंटेल का कोर बिजनेस CPU प्रोड्यूस करना रहा है। CPU कंप्यूटर का ब्रेन होता है। अपने शुरुआती दिनों में इंटेल ने PC के लिए चिप्स बेचने से शुरुआत की थी। 2010 में इसका टॉप मार्केट था डेटा सेंटर में सर्वर्स के लिए प्रोसेसर बेचना। हालांकि इंटेल 2020 के टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन AI को अपनाने में फेल हो गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम CPU पर ठीक से नहीं चलते हैं। उनके पैरेलल प्रोसेसिंग की ज़रूरत GPU के लिए ज़्यादा अच्छी है। इसे देखते हुए एनवीडिया ने AI रिसर्च में इन्वेस्ट किया है। चाइना's चैलेंज 2014 में शी जिनपिंग ने ये घोषणा की कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए साइबर सिक्योरिटी बेहद इम्पोर्टेंट है। चाइना का प्रेसिडेंट होने के नाते वो दुनिया के सबसे स्ट्रिक्ट इंटरनेट कंट्रोल सिस्टम को लीड करते हैं। चाइना का फायरवॉल अपने सिटीजन्स से ज़्यादातर इंटरनेट को ब्लॉक करके रखता है। यहाँ तक कि चाइना गूगल और फेसबुक जैसे टेक जायंट्स को भी कंट्रोल करने में कामयाब रहा है। इनके लोकल अल्टरनेटिव जैसे बाइडू और टेंसेंट ने उनकी जगह ले ली है। लेकिन आखिर शी जिनपिंग साइबर सिक्योरिटी को लेकर इतने परेशान क्यों थे? वो इसलिए क्योंकि चाइना के इतने स्ट्रिक्ट इंटरनेट कंट्रोल के बावजूद इसके डिवाइसेस इंपोर्टेड सेमीकंडक्टर पर चलते हैं। एग्जाम्पल के लिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ कई चाइनीज़ PC का ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ को सिर्फ इंटेल कंप्यूटर चिप्स के साथ ही यूज किया जा सकता है। इस वजह से चाइना ने साल 2000 से लेकर 2010 तक तेल से ज़्यादा सेमीकंडक्टर पर पैसा खर्च किया था। चाइना की प्रॉब्लम सिर्फ चिप बनाने पर आकर खत्म नहीं होती। ये सेमीकंडक्टर पाने के लिए हर स्टेप पर फॉरेन टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है। ग्लोबल चिप डिज़ाइन में चाइना का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 5% है। ये चिप बनाने वाले मटेरियल का सिर्फ 4% और इम्पोर्टेंट टूल्स का सिर्फ 1% प्रोड्यूस करता है। इन प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए शी जिनपिंग ने मेड इन चाइना 2025 इंच का प्लान प्रपोज किया। इसका मकसद था सेमीकंडक्टर के इंपोर्ट पर चाइना की डिपेंडेंसी को कम करना। अगर शी जिनपिंग इन गोल्स को अचीव कर लेते हैं तो इससे कई देशों पर बुरा असर पड़ेगा।
इंटीग्रेटेड सर्किट में साउथ कोरिया का 15% हिस्सा है और ताइवान का 36% इंडिपेंडेंट होने की चाह में चाइना ने पहले सर्वर चिप्स को टारगेट किया। उस समय इंटेल, AMD और वाया एडवांस्ड डेटा सेंटर चिप्स बना रहे थे। चाइना एक ब्रांड न्यू फर्म के साथ इस मार्केट में उतरकर इनसे मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए इसने अमेरिकन कंपनियों पर दबाव डालना शुरू किया कि वो अपनी टेक्नोलॉजी चाइना को ट्रांसफर कर दें। उस समय IBM बाकी अमेरिकन कंपनियों की बराबरी करने के लिए संघर्ष कर रहा था। इंटेल ने IBM के सर्वर बिजनेस को बर्बाद कर दिया था और इनके चिप्स को सेकंड रेट माना जाता था। चाइनीज मार्केट को कैप्चर करने की उम्मीद में IBM ने चाइनीज पार्टनर्स के साथ अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करने का ऑफर दिया। लेकिन सबसे कंट्रोवर्शियल डील AMD और चाइनीज गवर्नमेंट के बीच हुई। 2016 में AMD इंटेल के साथ मुकाबला करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। इसने एक चाइनीज फर्म को $371 मिलियन में अपने 2 वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी का 85% शेयर बेच दिया। साथ ही इसने चाइनीज फर्म्स को एडवांस्ड कंप्यूटर चिप्स बनाने का लाइसेंस देने के लिए भी डील किया। AMD ने इस डील को इस तरह बनाया था कि इसे US के कानून से ब्लॉक नहीं किया जा सकता था। कॉमर्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स ने इसे अप्रूव कर दिया। उन्हें सेमीकंडक्टर या चाइना से खतरे के बारे में कुछ नहीं पता था। इस डील ने इंटेल के बिजनेस और चिप बनाने के फील्ड में US के दबदबे को कमजोर कर दिया था। लेकिन सबसे बड़ा खतरा जो चाइना की तरफ उभर रहा था, वो था मोबाइल के सेक्टर में। वावे के टेलीकॉम इक्विपमेंट मोबाइल इंटरनेट सिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अभी कुछ वक्त पहले तक इसके स्मार्टफोन एप्पल या सैमसंग फोन जितने ही बिक रहे थे। हुआ फाइबर ऑप्टिक केबल और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे दूसरे टेक प्रोडक्ट भी ऑफर करता है। कई चाइनीज टेक कंपनियों से उलट वावे खुलेआम फॉरेन मार्केट में कॉम्पीट करता है, लेकिन कई क्रिटिक्स का कहना है कि इसकी सक्सेस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चुराने पर डिपेंड करती है। 2003 में वावे ने अपने राउटर्स के लिए सिस्को से कोड चुराने की बात को स्वीकार किया था। इसके अलावा 2000 के शुरुआती दशक में इस पर नॉर्टेल को हैक करने का इल्जाम भी लगा था। लेकिन वावे की सक्सेस का राज सिर्फ चोरी में नहीं छुपा है। ये कंपनी हर साल $15 बिलियन रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च करती है। इसके अलावा वावे ने 1999 में IBM को कंसल्टेंट के तौर पर हायर किया था। उस साल इसने करीब $50 मिलियन सिर्फ कंसल्टिंग फीस पर ही खर्च कर दिया था। उस समय वावे का टोटल रेवेन्यू $1 बिलियन से कम था। 2011 में वावे ने अपने सप्लाई चेन में कमियां ढूंढने का फैसला किया। इसने अपने प्रोसेस में करीब 250 इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर की पहचान की। वावे ने इनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को खुद डिजाइन करना शुरू कर दिया थे, लेकिन 2020 तक वावे का इनमें से कई स्मार्टफोन चिप्स बेहद कॉम्प्लेक्स हाई सिलिकॉन डिवीजन एडवांस्ड सेमीकंडक्टर बनाने लगा था। इसने इन चिप्स को बाहर बनाने का फैसला किया और ग्रो करते करते ये TSMC का दूसरा सबसे बड़ा क्लाइंट बन गया। दी चिप चोक 2015 में चाइनीज स्टेट ऑफिशियल्स ने लोकल चिपमेकर्स को $250 बिलियन की सब्सिडी देने का वादा किया। अमेरिकन कंपनियों ने गवर्नमेंट पर चाइना के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के खिलाफ एक्शन लेने का दबाव डाला। चाइनीज कंपनियों ने पहले ही US की सोलर पैनल कंपनियों को मार्केट से बाहर कर दिया था। प्रेसिडेंट ओबामा के अंडर में कई सीनियर ऑफिशियल्स को लग रहा था कि सेमीकंडक्टर कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। उनका मानना था कि अमेरिका टेक्नोलॉजी के मामले में इतना आगे था कि वो उन्हें चाइनीज कंपटीशन से बचा सकता था। लेकिन कई एशियन देशों ने गवर्नमेंट सपोर्ट के साथ बहुत प्रोग्रेस कर लिया था। अब अमेरिका खुद को सेमीकंडक्टर के फील्ड में खुद को ग्लोबल लीडर नहीं बोल सकता था। US के नेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स इस खतरे को बखूबी समझते थे। ज्यादातर ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स पर डिपेंडेंट हो रहे थे। उन्हें चिंता थी कि चाइना यूजर्स की जासूसी करने के लिए अपने प्रोडक्ट में बैकडोर इंस्टॉल कर सकता है। US तो कई दशकों से यही करता आ रहा था। लेकिन US गवर्नमेंट चाइना के साथ बिजनेस करना बंद नहीं कर सकती थी। कई अमेरिकन कंपनियों की ज्यादातर सेल्स चाइना में ही हो रही थी। अगर चाइनीज मार्केट लोकल मैन्युफैक्चरर से चिप्स खरीदना शुरू कर देते तो इससे US कंपनियों को बहुत घाटा होता। US का टॉप कॉम्पिटिटर उसका बेस्ट कस्टमर भी था।
लेकिन 2015 के शुरुआत में एक ऐसा वाकया हुआ जिसे यूएस अनदेखा नहीं कर पाया। चाइना के फुजिया प्रोविंस की गवर्नमेंट ने जिन्हुआ नाम की एक कंपनी की शुरुआत की। जिन्हुआ को ड्रैम चिप्स बनाने के लिए गवर्नमेंट से करीब $5 बिलियन मिले थे। उस समय ड्रैम सेक्टर में माइक्रॉन, सैमसंग और एसके हाइनेक्स का कब्जा था। ड्रैम मार्केट में एंटर करने के लिए स्पेशलिस्ट नॉलेज और एडवांस्ड मशीन की जरूरत थी। ये तीनों बड़े ड्रैम मैन्युफैक्चरर अपने सीक्रेट या एम्प्लॉयीज को जिन्हुआ के साथ शेयर करने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए फुजिया जिन्हुआ ने सितंबर 2015 में एक ताइवानीज चिपमेकर कंपनी यूएमसी के साथ एक डील पक्की की। अपनी एक्सपर्टीज शेयर करने के बदले में यूएमसी को $700 मिलियन मिलने वाले थे। हालांकि यूएमसी ड्रैम मैन्युफैक्चरर नहीं था। यूएमसी ने एक प्रोसेस मैनेजर जे.टी. हो को हायर किया जो माइक्रॉन में काम किया करता था। 1 साल से भी ज्यादा समय तक हो अपने एक कलीग केनी वैंग से टॉप सीक्रेट फाइल्स लेता रहा। वैंग ने यूएमसी को 900 से भी ज्यादा टॉप सीक्रेट फाइल्स लीक किए थे। उन डिजाइन्स को बनाने में माइक्रॉन को कई साल और लाखों डॉलर लगे होंगे। इस चोरी का पता चलने के बाद माइक्रॉन ने जिन्हुआ और यूएमसी पर केस कर दिया। बदले में यूएमसी ने भी एक चाइनीज कोर्ट में माइक्रॉन पर केस किया। चाइनीज अथॉरिटीज ने फौरन चाइना में 26 माइक्रॉन प्रोडक्ट्स की सेल पर बैन लगा दिया। यही वजह थी कि चाइना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी करके साफ बचकर निकल गया। वो चाइनीज मार्केट में फॉरेन कंपनियों की पहुंच को सीमित करके उन्हें दबाकर रखते थे, लेकिन जिन्हुआ का केस अलग था। इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप के अंडर में नए यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने मामले में कदम उठाने का फैसला किया। उन्होंने जिन्हुआ पर यूएस से मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट खरीदने पर बैन लगा दिया। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बेहद पतले सिलिकॉन वाटर बनाने करने के लिए इक्विपमेंट्स पर डिपेंडेंट थी। बहुत कम टेस्टिंग डिवाइसेस ऐसे डिफेक्ट को ढूंढ पाती हैं जो कुछ नैनोमीटर लंबे होते हैं। ये मशीन अप्लाइड मटेरियल और केएलए जैसी अमेरिकन कंपनियां बनाया करती थी। नए बैन के आने के बाद जिन्हुआ का प्रोडक्शन रातों रात बंद हो गया। चाइना का नंबर 1 ड्रैम प्रोड्यूसर मिट्टी में मिल गया था। जिन्हुआ इकलौता ऐसा हाल का मामला नहीं है जो चाइना के ऊपर यूएस के डोमिनेंस को दिखाता है। 2020 में यूएस ऑफिशियल्स को एहसास हुआ कि वावे धीरे धीरे स्मार्टफोन मार्केट में अपना कब्जा जमा रहा है। वावे ने कोई क्राइम नहीं किया था, लेकिन इससे पहले कि ये और आगे ग्रो कर पाती, यूएस ने इसे नीचे गिराने का फैसला किया। मई 2020 में अमेरिकन ऑफिशियल्स ने वावे पर यूएस द्वारा बनाई गई टेक्नोलॉजी यूज करने पर रोक लगा दिया। ये बहुत बड़ी बात था क्योंकि ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी TSMC अमेरिकन इक्विपमेंट यूज करती थी। यहां तक कि वावे अपने चिप डिजाइन को डेवलप करने के लिए अमेरिकन सॉफ्टवेयर पर डिपेंडेंट था। वावे को ग्लोबल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क से काटकर अलग कर दिया गया था। और तभी से चाइना ने कसम खाई कि वो यूएस टेक इंडस्ट्री को सबक सिखाएगा, लेकिन इसने अभी तक कुछ किया नहीं है। यूएस आज भी सेमीकंडक्टर सेक्टर में ग्लोबल सप्लाई चेन को कंट्रोल कर रहा है। ASML, द नेदरलैंड्स, TSMC और सैमसंग, ताइवान जैसी कंपनीज उन देशों से हैं जो यूएस के दोस्त हैं। इसलिए चाइना के लिए बेहतर होगा कि वो यूएस को चैलेंज करने के बजाय वावे की किस्मत को एक्सेप्ट कर ले। चिप इंडस्ट्री के लिए चाइना की सबसे बड़ी धमकी टेक्नोलॉजिकल नहीं है। कई सालों से चाइनीज गवर्नमेंट ताइवान पर हमला करने की धमकी दे रही है। अगर वो इसमें कामयाब हो जाते हैं तो TSMC चाइना के कंट्रोल में आ जाएगा। ताइवान दुनिया का 11% मेमोरी चिप्स और 37% लॉजिक चिप्स बनाता है। जरा सोचिए कि अगर ताइवान की चिप बनाने वाली फैसिलिटी जंग में बर्बाद हो गई तो हम अगले साल 37% कम कंप्यूटिंग पावर बना पाएंगे। ऐसे डिजास्टर का टोटल कॉस्ट कई ट्रिलियन डॉलर होगा। इस बर्बाद हो चुके मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को दोबारा बनाने में 5 साल से भी ज्यादा का वक्त लग जाएगा। यही वजह है कि चाइना का ताइवान के साथ डायरेक्ट वॉर करने का चांस कम है। चाइना के लिए ज्यादा लॉजिकल अप्रोच ये होगा कि वो ताइवान के चारों तरफ सी और एयर ब्लॉकेड यानी समुद्री और हवाई नाकाबंदी बना दे। इससे ताइवान का चाइना के अलावा दूसरे देशों के साथ ट्रेड ब्लॉक हो जाएगा। इस ब्लॉकेड को तोड़ने के लिए यूएस और इसके साथियों को हजारों चाइनीज मिलिट्री सिस्टम को इनएक्टिव करना होगा।
चाइना के अंदर चाइनीज मिलिट्री को मात देना लगभग इम्पॉसिबल है। हो सकता है कि चाइना इस ब्लॉकेड को हटाने के लिए बदले में TSMC फैसिलिटी पर अपना कंट्रोल रखने की डिमांड करे। ताइवान की चिपमेकिंग फैसिलिटी को कहीं और बनाने में कुछ साल लग सकते हैं। उस दौरान चाइना को दुनिया के सबसे एडवांस्ड चिप डिजाइन का एक्सेस मिल जाएगा। कंक्लूजन। आपने इस समरी में सबसे पहले जाना कि कोल्ड वॉर के दौरान सेमीकंडक्टर कैसे डेवलप किए गए। बेल लैब्स ने 1947 में ट्रांजिस्टर बनाया। इसमें सेमीकंडक्टर मटेरियल के ऊपर कई ट्रांजिस्टर को कार्य करके बनाया गया था। आइक ने नासा के स्पेस प्रोग्राम में अहम रोल अदा किया है। फोटोलिथोग्राफी इतने छोटे और सस्ते चिप्स बनाती है कि इन्हें कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज किया जाने लगा। सेकंड, आपने जाना कि कैसे जापान ने 1970 के दशक में अमेरिकन सेमीकंडक्टर के दबदबे को चैलेंज किया था। सोनी और तोशिबा जैसी कंपनियां इंटेल और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स की तुलना में ज़्यादा हाई क्वालिटी के चिप्स बनाने लगे। इस टेक्नोलॉजी में माहिर होने के बावजूद इंटेल रैम मार्केट से बाहर हो गया। इसी तरह लिथोग्राफी के सेक्टर में GCA की जगह नाइकॉन ने ले ली थी। थर्ड, आपने जाना कि कैसे अलग अलग देशों ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में अपनी अपनी जगह बनाई। मॉरिस चंग ने ताइवान में TSMC की नींव रखते हुए इसे दुनिया की सबसे बड़ी फाउंड्री बना दिया। डच कंपनी ASML एडवांस्ड EUV लिथोग्राफी टूल्स बनाने वाली इकलौती कंपनी बन गई। इंग्लैंड की आर्म ने स्मार्टफोन चिप मार्केट पर कब्जा करने के लिए एप्पल के साथ पार्टनरशिप की। फोर्थ, आपने 1990 और 2000 के दशक की इनोवेटिव फैबलेस कंपनियों के बारे में जाना। ये ऑर्गेनाइजेशन तेजी से ग्रो करने लगे क्योंकि वो TSMC की चिप बनाने वाली फैसिलिटी पर भरोसा कर सकते थे। आज एप्पल, एनवीडिया और क्वालकॉम इंडस्ट्री के लीडर बन गए हैं। फिफ्थ, आपने जाना कि चाइना ने कैसे एडवांस्ड चिप्स बनाना शुरू किया। इसकी शुरुआत शी जिनपिंग के मेड इन चाइना 2025 प्लान से हुई थी। चाइना ने IBM और AMD पर प्रेशर डालकर उन्हें अपने चिप डिज़ाइन फैसिलिटी को चाइना में ट्रांसफ़र करने पर मजबूर कर दिया था। वावे स्मार्टफोन सेक्टर में एक इम्पोर्टेंट प्लेयर बन गया। सिक्स्थ, आपने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में चाइना और US के बीच ट्रेड वॉर के बारे में जाना। इसकी शुरुआत तब हुई जब फुजिया जिनहुआ ने माइक्रॉन से चिप डिज़ाइन चुरा लिया था, जिसके कारण US ने जिनहुआ को बिजनेस से बाहर कर दिया था। बाद में उन्होंने वावे को भी बंद कर दिया। चाइना के लिए सबसे बड़ा खतरा है फ्यूचर में ताइवान पर हमला। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री तेजी से डेवलप हो रही है। कोल्ड वॉर से लेकर स्मार्टफोन तक चिप्स ने हमारी जिंदगी को बदलकर रख दिया है। इस वजह से कई देश आज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर हावी करने की होड़ में लगे हुए हैं। टेक्नोलॉजी और ग्लोबल पावर का फ्यूचर इस बात पर डिपेंड करता है कि इस बड़ी लड़ाई में किसकी जीत होगी।